हेलो हेलो। चलिए, प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आवाज आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। चलिए, हाँ। चलिए, रिजवान हुसैन वालेकुम अस्सलाम। और शाकिल जी हैं, जय हिंद। शाकिल, आकाश कुमार जय हिंद। राधे राधे अरविंद कुमार जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। विकास कुमार, अवंतिका, राम राम जी। ठीक है जी। अंगद यादव जी। चलिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है। ठीक है, आज हम बेसिकली संसद को पढ़ेंगे, है ना। और आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भी रहती है संसद को पढ़ने के लिए कि कब ये संसद नाम का टॉपिक ठीक है स्टार्ट हो। देखो, दो तीन टॉपिक के प्रति स्टूडेंट्स के मन में वास्तव में ठीक है बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। उनके मन में एक आकांक्षा रहती है कि ये टॉपिक कब स्टार्ट हो। ठीक है, टॉपिक जैसे कि ठीक मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को लेकर बच्चों के मन में बड़ा रहता है कि सर फंडामेंटल राइट्स कब स्टार्ट हो, हमें फंडामेंटल राइट पढ़ना है। ठीक है, दूसरा संसद, संसद को लेकर भी कि सर संसद कब स्टार्ट हो, हम संसद को पढ़ें, जाने, समझें क्या है संसद के बारे में क्या नहीं। तो बस हम उसी को जानने और समझने वाले हैं। संसद को ही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संसद, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के गठन की जो चर्चा की गई है, संसद के गठन की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बोला है कि एक संसद होगी और संसद का काम जो होगा बेटा वो ये होगा कि वह संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी सामान्य परिस्थितियों में। तो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उसका काम जो होगा वह संघ सूची के विषयों पर कानून बनाना होगा। ठीक है, अब संसद के गठन मतलब आर्टिकल 79 में बोला गया है कि जो संसद है, संसद दो सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, तो संसद दो सदनों से मिलकर बनेगी, लेकिन संसद के अंग तीन होंगे। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बोला क्या गया है कि संसद के दो सदन होंगे, संसद दो सदनों से मिलकर बनेगी, मतलब है बाई कैमरल होगी। चलिए, हे डिजिटल बोर्ड, चलिए हैंग कर गए, एक सेकंड का समय देंगे, जल्दी से ठीक हो जाओ भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ना है, संसद को उन्हें समझना है। चलिए आइए, ठीक है। तो वह बाई कैमरल होगी, उसमें सदन तो दो होंगे लेकिन ठीक है तीन अंग होंगे, तीन अंग होंगे। ठीक है, उसके बेसिकली ठीक है आप ये कह सकते हैं कि थ्री ठीक है ना एलिमेंट्स होंगे जिनसे मिलकर वह बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है संसद। अब सर दो सदन तीन अंग, ठीक है, इससे ठीक है क्या अभिप्राय निकलता है कि भैया संसद के दो सदन और तीन अंग होंगे। चलिए, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है जो आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए है ना भैया जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। गॉट इट। दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी भैया जी हमने कहां से लिया है?
ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां से लिया भैया? ठीक है, इसको भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है जी, तो संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, इसको भी भैया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ठीक है, इसके बाद द्विसदनवाद बाइकैमरलिज्म सदनवाद, इसको भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ये जो सारे उपबंध जो आप देख रहे हैं, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ठीक है, जितने भी प्रोविजन है ये सारे के सारे उपबंध भैया जी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं भारतीय संविधान के स्रोत में। ठीक है, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, लेकिन एक बार मैं यहां पर आपको रिकॉल करवा देता हूं, इनको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया है इनको हमने, ये बात हमारी समझ में आ जाती है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर। तो सबसे पहले बोला है कि संसद में 2 सदन होंगे भैया, तो 2 सदन होंगे संसद में। तो इसका आशय ये है कि संसद में 2 सदन जो होंगे ना भैया, उनमें से एक सदन को बोला जाता है अपर हाउस, एक को बोला जाता है लोअर हाउस। तो एक जो होगा सदन वह उच्च सदन होगा, उच्च सदन होगा, और जो दूसरा सदन होगा भैया वह निम्न सदन होगा, निम्न सदन होगा। ये मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, है ना जी। तो एक उच्च सदन होगा, दूसरा निम्न सदन होगा, 2 तो हो गए सदन, जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था, बताया था कि भाई 2 सदन होंगे, तो 2 तो हो गए सदन, लेकिन 3 अंग होंगे। उन 3 अंगों में ये 2 सदन तो शामिल है ही, ठीक है, लेकिन एक जो तीसरा अंग है, ठीक है, वो है आपके राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये प्रश्न, ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर को उठा के देखें तो लगभग 2015, 16, 17, 2013 में इतना पूछा जाता था कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग होता है या निम्न में से कौन सा एक संसद का अंग है या नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। तो संसद के 2 सदन है और 3 अंग है। 3 अंग में 2 सदन भी आ जाते हैं और जो तीसरा व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है। अब यहां पर जो अपर हाउस है, ठीक है, जो उच्च सदन है, उच्च सदन यहां पर राज्यसभा को माना है, और ये हमने व्यवस्था पूरी की पूरी ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन के संविधान में जो उच्च सदन है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान में बेटा जो उच्च सदन है, उच्च सदन को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं उसको? हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब है कि गणमान्यों का सदस्य। क्या भैया जी? गणमान्यों का सदन, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो वहां के एलिट क्लास के व्यक्ति हैं, तो उन लोगों का सदन, तो इसलिए वहां पर उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर लॉर्ड्स का मतलब ये मत समझ लेना कि भगवानों का सदन है, नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब है जो वहां के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो एलिट क्लास है, जो वहां की अरिस्टोक्रेट क्लास है, जो वहां के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, उनका सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो दूसरा सदन है, वहां का जो निम्न सदन है, ठीक है, उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोला जाता है उसको? हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है उसको। हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है उसको। ठीक है, ये बात समझ में है। और हमारे यहां निम्न सदन को क्या बोला गया है? हमारे यहां निम्न सदन को भैया जी लोकसभा बोला गया है। क्या बोला गया है? लोकसभा बोला गया है। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती होगी। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इश्यू हो। संसद के गठन के बारे में चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। संसद के गठन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि संसद में 2 सदन होंगे। कितने सदन होंगे भैया जी? 2 सदन होंगे, और संसद में 3 अंग होंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमने संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सारे के सारे जो प्रावधान है, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस है, ये सारे प्रोविजंस बेसिकली हमने कहां से लिए हैं? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, संसद के 2 अंग ये हैं, जिनमें से एक उच्च सदन है राज्यसभा, एक निम्न सदन है लोकसभा, और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। लेकिन अब यहां पर भी एक, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि जो संरचना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। लोकसभा की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है।
और संसद के गठन के बारे में तो जिक्र आर्टिकल 79 में किया ही गया है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो जाती है। आर्टिकल 79, 80 और 81, मतलब आर्टिकल 81 तक, आर्टिकल 81 तक आपको एक एक आर्टिकल याद हो चुका होगा। इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमने बिल्कुल शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि लगभग 200-250 आर्टिकल मैं आपको याद करवा दूंगा, आप याद भी नहीं करना चाहोगे तब भी आप उनको भूलोगे नहीं। ठीक है ना, आपने कसम खा रखी कि मैं याद नहीं करूंगा और फिर भी वो आपको याद हो जाएंगे। तो अब हमारी इस यात्रा में आर्टिकल 81 तक हमको याद हो चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलने के क्रम में यहां पे सबसे पहले लिखते हैं हम संसद। ठीक है, और संसद के कंपोजिशन के बारे में, संसद के गठन के बारे में आर्टिकल 79 में जैसा कि मैंने आपको बोला जिक्र किया ही गया है। इसमें क्या बोला गया है कि संसद दो सदन, ठीक है ना, और 3 अंगों से मिलकर बनेगी। तो ये बात तो क्लियर है कि 2 सदन कौन है, ठीक है, और 3 अंग कौन कौन है। ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब संसद में हमें 2 सदन देखने हैं। संसद का भैया जी जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, वो राज्यसभा कहलाता है। वो क्या कहलाता है भैया जी? संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। और जो संसद का निम्न सदन है ना मेरे प्यारे भैया, जो संसद का निम्न सदन है, निम्न सदन भैया जी लोकसभा कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? लोकसभा। ये पूरी व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है, लेकिन वो अपर हाउस होने के बावजूद भी, ठीक है, दूसरा सदन है, वह द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है भैया जी ये कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। इसमें ये बोला गया है कि राज्यसभा बेशक उच्च सदन है, राज्यसभा बेशक उच्च सदन है, लेकिन वह उच्च सदन होने के बावजूद भी क्या है? वह दूसरा सदन है, वह द्वितीय सदन है। और लोकसभा बेशक निम्न सदन है, कोई बात नहीं, लेकिन निम्न सदन होने के बाद भी वह प्रथम सदन है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है? तो जब हम इसके बारे में समझेंगे कि ऐसा है क्यों, तो ये सारी चीजें हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं राज्यसभा। ठीक है, आखिर राज्यसभा का गठन कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हालांकि एक लेक्चर में मैं ये आपको बता चुका था, राज्यसभा के गठन के बारे में समझा चुका था। 1.5 से पौने 2 घंटे का वो लेक्चर था। आप लोगों ने डिमांड की थी, मैंने बता दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने उस वीडियो को हटवा दिया क्योंकि फिर आगे बच्चे आएंगे। क्योंकि उस समय ये था कि पता नहीं सर आप कहां से क्या पढ़ा देते हैं। और आप ये मान के चलिए कि शुरुआत की 4-5 क्लासेस तो आपको लगती हैं मुझे समझने के लिए, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं शायद मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग खुद इस बात को बोलते हो, वो थोड़ा सा लीक से अलग हटके है। मैं शुरुआत में ही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चलता हूं। मुझे शुरुआत में बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपके नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं आपका नजरिया पूरा बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा के गठन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो किस तरह से हम चर्चा करेंगे, आइए, ठीक है, इसको हम देखते हैं। आइए, ठीक है, हम यहां पर एक ट्रायंगल लेते हैं और प्लीज यहां पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ठीक है, मैं राज्यसभा के गठन को आपको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं और आप अपना पूरा फोकस यहां पर लगाएंगे। मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा फिलहाल, ठीक है, जब तक पढ़ाऊंगा, किसी का भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आप पूरा अपना फोकस यहीं पर करेंगे। ठीक है, अपना पूरा दिलो दिमाग आप यहां पर लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब जैसे मान के चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलिए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक, इसको कॉपी कैसे करेंगे? इसको कॉपी भी करना होता है। हाँ, ऐसे कॉपी कर लिया। 2, एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, 3, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कुल मिलाकर हम कामयाब रहे। ठीक है, ये बात समझना। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, ठीक है, इसको आप समझना।
चलो ये आप देखना बेटा, ठीक है, देखिए, ठीक है, प्लीज यहां पर आप सब लोग फोकस कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये है यहां पर जनता, ठीक है, जनता, ठीक है। जनता का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि ये वो मतदाता हैं, मतदाता हैं जो 18 से ऊपर की आयु के हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। तो ये वो मतदाता है, ये वो वोटर है जिनकी आयु 18 प्लस है, ठीक है भैया जी। जिनकी आयु कितनी है मेरे साथ साथ बोलिए, तो ये वो मतदाता है जिनकी आयु भैया जी 18 प्लस है। तो 18 प्लस ऊपर की आयु की ये क्या है, ये मतदाता है, ये वो वोटर है, ठीक है ना। और इनका मतदाता सूची में नाम है, वोटिंग लिस्ट में इनका नाम है, ठीक है ना, मतदाता सूची में इनका नाम है। तो इसका मतलब है कि इनको मत देने का अधिकार है। अगर इनका मतदाता सूची में नाम है तो साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि इनको भैया जी क्या है, इनको मत देने का पूरा अधिकार है। तो ये वो मतदाता है जिनकी आयु 18 से ऊपर की है, मतदाता सूची में इनका नाम है, ये यहां पर है मतदाता, ये यहां पर मतदाता है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 3 विधानसभा क्षेत्र है। ये क्या है बेटा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। ये विधानसभा क्षेत्र 1 है, ये वाला जो है ये विधानसभा क्षेत्र 2 है, क्षेत्र 2 है, और ये जो है ये विधानसभा क्षेत्र 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, इसको माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। अब तो आपकी स्लाइड भी पड़ती है ना ये वाली, जिससे कि अच्छा यहां पे लिख देता हूं। ये विधानसभा क्षेत्र 1 है भैया, ये वाला जो है ये विधानसभा क्षेत्र 2 है, ठीक है। और ये वाला जो है भैया जी, ये वाला विधानसभा क्षेत्र 3 है, ठीक है। ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र 1, 2, 3, ठीक है। अब इन विधानसभा क्षेत्र में, ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है बेटा, ठीक है, इन 3 विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे उम्मीदवार जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मान के चलिए, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो ये आधार क्षेत्र पर जो आप देख रहे हैं, आधार पर तो भैया जी जनता है, ये वो जनता है, ठीक है ना, जिनका मतदाता सूची में नाम है, ठीक है, सपोज डेट जिनका मतदाता सूची में नाम है। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है अलग अलग, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है जी, 3 विधानसभा क्षेत्र है। अब इन 3 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। यहां पर एक उम्मीदवार भाजपा से भी है, ठीक है, उनका नाम रामलाल है, भाजपा से है रामलाल जी, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार जो है वह कांग्रेस से है, ठीक है, उनका नाम है पप्पू सिंह, ठीक है जी। दूसरे उम्मीदवार किससे हैं, कांग्रेस से हैं, और जो दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस से हैं भैया जी, उनका नाम है पप्पू सिंह, ठीक है। तीसरे उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी से है, आप से है, आम आदमी पार्टी जो तीसरे उम्मीदवार है, ठीक है। और जो तीसरे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से है, ठीक है, उनका नाम है केजरीवाल, ठीक है। 3 उम्मीदवार हैं, और मान के चलिए, ठीक है, और भी अलग अलग पार्टी से होंगे। एक समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं, एक समाजवादी पार्टी से है, सपा से है, उनका नाम है अली अहमद, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार हैं, और ये चारों के चारों उम्मीदवार अपनी दावेदारी कहां से प्रस्तुत कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र 1 से भैया, ठीक है, क्लियर है। ये चारों के चारों उम्मीदवार कहां से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र 1 से। तो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ठीक है, रामलाल, ठीक है, ये भी विधानसभा क्षेत्र 1 से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत किए हैं, मतलब विधानसभा क्षेत्र 1 से, ठीक है ना, खड़े हुए हैं। ये भी खड़े हुए हैं भैया जी कांग्रेस के पप्पू सिंह, ठीक है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी यहीं से खड़े हुए हैं, और सपा के अली अहमद भी यहां से खड़े हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चे, विधानसभा क्षेत्र 1 से 4 उम्मीदवारों ने, ठीक है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, ठीक है, 4 उम्मीदवार, ठीक है, ये आपके सामने है। अब विधानसभा क्षेत्र 1 के अंतर्गत, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 1 के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं, विधानसभा क्षेत्र 1 के अंतर्गत, मेरी बात आप समझना बहुत अच्छे से, विधानसभा क्षेत्र 1 के अंतर्गत, विधानसभा क्षेत्र 1 के अंतर्गत भैया जी, ये जितने भी मतदाता हैं, वो सभी मतदाता
अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मतदाता होंगे ना बच्चे, वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को क्या करेंगे, वोट करेंगे वो अपने। ठीक है, उनको जो भी उम्मीदवार पसंद हो, चाहे उसके व्यक्तित्व के आधार पर या उसकी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर, है ना जी। तो जो भी उम्मीदवार उनको अच्छा लगेगा, जो भी उनका पसंद का उम्मीदवार होगा, वो उसको ठीक है वोट करेंगे। उन्होंने वोट किया। ठीक है, और वोट करने के क्रम में ठीक है, जिस दिन वोट खुले तो पता चला कि बाकी के सभी से एक वोट फालतू मिला, किसको, रामलाल को। तो रामलाल जो है वो विजयी हो गए। रामलाल को अन्य से ठीक है एक मत ज्यादा मिला, किसी से भी हो सकता। अब यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं आपको कुल डाले गए वोटों का 50% प्लस 1 ही देना है, मिलना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे बस ये है कि भैया जी सबसे ज्यादा वोट मिले ठीक है वही जीतेगा। चाहे बेशक सबको एक एक वोट मिले, दूसरे को 2 वोट मिल जाए, ठीक है, वो जीत जाएगा। यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बच्चे कि कुल डाले गए वोटों को आपको 50% बनी मिले, या फिर कुल डाले गए वोटों का आपको 1/3 मिले, ठीक है, तभी आप जीतेंगे। कुछ नहीं, बस आपको साफ ठीक है औरों से ज्यादा वोट मिल जाए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, ठीक, वो विजयी होगा। तो भैया जी रामलाल को सर्वाधिक वोट मिले, सर्वाधिक वोट मिले रामलाल को। ठीक है, अब रामलाल को चूंकि सबसे ज्यादा वोट मिले, तो रामलाल साहब जो है वह विधानसभा क्षेत्र 1 से अपनी दावेदारी ठीक है ना जो उन्होंने प्रस्तुत की थी उसमें वो विजयी हो गए। कुल मिला के वो यहां से जीत गए। अब जब यहां से जीत गए तो विधानसभा क्षेत्र 1 से विधायक कौन है, विधानसभा क्षेत्र 1 से विधायक है अब रामलाल बेटा। ठीक है, मेरे साथ बोलो, विधानसभा क्षेत्र 1 से विधायक कौन है, रामलाल। ठीक है, ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र 2 से ठीक कोई विधायक होंगे, उनका नाम होगा श्यामलाल, वो यहां से विधायक है श्यामलाल। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र 3 से ये विधायक है चरणलाल, ये चरणलाल विधायक है। ऐसे करके कुल मिलाकर बच्चे विधानसभा है। ठीक है, और ये 3 विधानसभा नहीं है, आप इनको जब आगे ऐसे लेकर चलेंगे, ऐसे कर करके बेटा जब आप इनको देखेंगे तो कुल मिलाकर ये जो विधानसभाओं की संख्या बैठती है, ये बैठती है बेटा 403। कितनी, 403। आप में समझ गए होंगे मैं कौन से प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो ये विधानसभा संख्या है बेटा 403, और विधानसभा ठीक है 403 से ठीक है जो विधायक है, मतलब जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उनका नाम है, आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, उनका नाम है अमन यादव, अमन यादव। तो जो विधानसभा क्षेत्र 403 है, तो 403 में विधानसभा क्षेत्र से अमन यादव भैया चुनाव जीत गए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यहां से जो विधायक है वो अमन यादव साहब है। ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई इशू नहीं। ये होता है विधानसभा। अब ये जो विधानसभा के सदस्य हैं, मेरी प्यारे बच्चे मेरी बात समझना, ये 403 विधानसभा के जो सदस्य हैं, अब इस 403 विधानसभा सदस्यों में से ठीक है भैया जी कुछ भाजपा के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, कुछ बसपा के होंगे, और भैया जी कुछ आपके होंगे विधायक। बोलो, तो जो विधायक होंगे इसमें से भैया कुछ भाजपा के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ सपा के होंगे, कुछ बसपा के होंगे, और कुछ आम आदमी पार्टी के आपके विधायक होंगे। अब आप ये मान के चलिए कि भैया जी ठीक है भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार है, बहुमत भाजपा का है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। बहुमत कब है भैया, बहुमत उसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा जिसको भैया जी कुल सीटों का 50% प्लस 1 मिलेगा, उसी का बहुमत होगा। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पष्ट बहुमत है तो इसका मतलब है कुल जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उसका 50% प्लस 1 मिले। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुमत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तभी मिलता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेटा कुल सीटों का ठीक है 50% प्लस 1 मिल जाए। कितना बेटा, कुल सीटों का 50% प्लस 1 मिल जाए, ठीक है, वही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है। अब 50% प्लस 1 का मतलब कितना है, आप बताना बेटा, मेरा गणित कमजोर है। 403/2 प्लस 1 कितना हुआ, कितनी सीट मिलनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना है तो उसके पास चुनाव में कितनी सीटें होनी चाहिए, बताना बेटा। चलिए, कृष्ण मोहन जी बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, जवाब आ गया 202 या अधिक। चलो भाई, तो जवाब आ गया 202 या अधिक। तो कुल मिलाकर मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जो बीजेपी है, तो भारतीय जनता पार्टी को 211 सीटें प्राप्त हुई।
ठीक है, 210 मान लो 210 सीटें प्राप्त हुई, तो 210 सीटें प्राप्त हुई तो बेटा इनका क्या है, बहुमत है। ठीक है, मेजोरिटी में कौन है, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो मैं आपको बात बताऊं जी बच्चे, हाँ चलो ठीक है, मैं हमने मान लिया बेटा 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को 210 सीटें प्राप्त हुई, तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी का क्या है भैया जी, उत्तर प्रदेश में बहुमत है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। ये बात तो आपको समझ में आ गई। मैंने बस इतनी सी बात बोली भैया जी कि विधानसभा क्षेत्र 1 है, विधानसभा क्षेत्र 1 की जो मतदाता है, ठीक है, वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट करेंगे। विधानसभा क्षेत्र 2 के जो मतदाता हैं वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। विधानसभा क्षेत्र 3 के जो मतदाता हैं वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र 403 के जो मतदाता हैं वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, सब लोग अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट करेंगे। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो उम्मीदवार वहां से विजयी हो जाएगा, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है। तो ऐसे करके जब 403 विधानसभाओं का हमने विश्लेषण लास्ट में देखा तो पता चला कि 403 में से 210 सीटें बेटा किसको प्राप्त हुई, बीजेपी को प्राप्त हुई। ठीक है, सभी के विधायक मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 1 से जो विधायक है वो रामलाल है, वो यहां से कौन है बेटा, यहां से रामलाल जी विजयी है, रामलाल जी। 2 से श्यामलाल है। ऐसे करके मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सपोज दैट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ठीक है टोटल 403 सीटों के लिए चुनाव हो गए। ठीक है ना, अच्छा अब इन 403 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, मान के चलिए भाजपा को कितनी सीटें मिली, 210 सीटें भाजपा को मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 40 सीटें मिली। सपा को कितनी सीटें मिली बच्चे, ठीक है 75 सीटें सपा को मिली। ठीक है, बसपा को कितनी सीटें मिली, 31 सीटें बसपा को मिली। और आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिली। बाकी के अन्य को कितनी मिलेंगी, तो आप बेटा घटा देना, ये जितना भी प्लस हो जाए उसको 430 में से घटा देना, उतना अन्य आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो अन्य का मतलब है जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो निर्दलीय व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको बता दिया। अब इसमें होगा क्या कि ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, ठीक है ये बात ध्यान रखना। अब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। भाजपा को 210, कांग्रेस को 40, सपा को 75, बसपा को 31, ऐसे करके। ठीक है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है 31 सीटें प्राप्त होंगी, 31 सीटें, तो 31 सीटों पर वह एक सदस्य को ठीक है राज्यसभा में भेजने का अधिकारी होगा, अधिकारी होगा। बात समझ में आ रही है, तो उसकी राज्यसभा में 1 सीट पक्की हो जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश में यह है, ठीक है ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से। तो उत्तर प्रदेश में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है ना 31 सीटें प्राप्त होंगी, वो 31 सीटों पर एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकता है। ठीक है, ये है मोटा मोटा आंकड़ा। बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। तो 31 सीटों पर वह एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकता है। कहने का आशय यह है कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। ये किसके लिए वोट करते हैं बेटा, राज्यसभा सदस्य के लिए वोट करते हैं, वोट कर सकते हैं, वोट करते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों के लिए जो वोट हुआ वो जनता ने नहीं किया, जनता ने पहले अपने प्रतिनिधि को चुना, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ठीक है बेटा, जनता ने पहले अपने प्रतिनिधि को चुना, और फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो जनता के निर्वाचित सदस्य थे, उनको क्या बोला गया बेटा, एमएलए, केवल एमएलए, केवल एमएलए। जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते, केवल एमएलए ही जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे बच्चे। क्लियर है? चलिए, सुमित्रा कुशवाहा है, पानी कैसे पीते हो, आवाज इरिटेट करती है। उस टाइम पे अपने फोन को म्यूट कर लिया कर बेटा, ठीक है? मैं पानी पीना थोड़ी नहीं बंद कर दूंगा तेरे कहने से। आवाज म्यूट कर दिया कर। चलिए, दूसरा, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा ठीक है कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं 5 मिनट पे आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस बात को समझ जाओ, है ना? हमेशा हमेशा के लिए समझ जाओ इस बात को, कि हाँ आपकी ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ साहब। तो इसका मतलब ठीक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है भैया जी? जी, अमन यादव, अमन यादव जी कह रहे हैं पॉलिटी कब तक। अमन के इतने सारे कमेंट है, जबकि मैंने अमन को जितवा भी दिया है विधानसभा क्षेत्र 403 से।
फिर भी वो लगातार कमेंट कर रहा है, सर पॉलिटी कब तक खत्म हो जाएगी, प्लीज बता दो। बता बेटा, मैं 5 दिन में पॉलिटी खत्म करवा दूंगा। तू ये चाहता है मैं 5 दिन में खत्म करवा दूं और पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, बोलते टाइम बहुत मुंह सूख जाता है, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है। बताओ, अब पानी पीना छोड़ दो इनके कहने से। मुझे मेरे पानी पीने के अधिकार से वंचित कर रहा है। हाँ, अब बच्चों का सवाल ये है कि सर ये 31 सीटों पर एक सदस्य ये कहां से आया। जैसे होता ये है बच्चे, मैं आपको बताता हूं कैसे, कि जैसे मान के चलिए कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, ठीक है। आप बताइए, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं। तो देखो, लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, ठीक है, 80। अरे बोलो, लोकसभा से उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं, लोकसभा के कितने सदस्य, ठीक है, लोकसभा कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से फटाफट से बताओ बेटा, लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी है, बोलिए आप लोग बताइए। राज्यसभा की पूछ रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। बोलो बोलो फटाफट, राज्यसभा की कितनी है, ठीक है, सब लोग बताओ, इस बात को बताओ मुझे, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की तो 80 है यार, लोकसभा की क्यों बोल रहे हो आप, लोकसभा की तो सबको पता है कि 80 है लोकसभा की। चलिए, ठीक है। तो राज्यसभा की कितनी है बेटा, राज्यसभा की है 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, मतलब 31 मेंबर्स जो है वह उत्तर प्रदेश से जाएंगे राज्यसभा में। सिंपल सी बात है, 31 सीटें उत्तर प्रदेश से है ना जी। तो राज्यसभा की सीटें बेटा उत्तर प्रदेश से कितनी है, उत्तर प्रदेश से है 31। 31 क्लियर है ना, उत्तर प्रदेश से कितनी है बेटा 31। अगर उत्तर प्रदेश से 31 है, उत्तर प्रदेश से अगर 31 है, ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें बाबू उत्तर प्रदेश से कितनी है, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, 31 है। मतलब उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 31 सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। बोलो क्लियर है ना, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य कहां पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश से भैया जी 31 सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। ये बात आप सबको समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है। एक सेकंड देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, 31 सीटें हैं। तो अब ठीक है, एक बेटा, ठीक है, जो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, यह बात ध्यान रखना, हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, ठीक है, इस संख्या को निर्धारित कर दिया गया है 2026 तक। किस संख्या को निर्धारित कर दिया गया है कि भाई, ठीक है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 31 सीटें हैं तो वो एक सदस्य को, ठीक है बेटा, 31 सीटें हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो एक सदस्य को जो है ना कहां पर भेज सकता है, वो एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकता है। ये हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से निर्धारित किया हुआ है। ये हर एक राज्य के संदर्भ में हमने निर्धारित किया है कि कौन सा राज्य राज्यसभा में कितनी सीटें भेजेगा और कितने विधायक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ठीक है, जैसे कि भाई इतने सीटों पर वह एक सदस्य को राज्यसभा में भेजने का अधिकारी होगा। अगर साहब, ठीक है, इतनी सीटें मिल जाती हैं तो एक सदस्य को वह राज्यसभा में भेज सकता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो, ये स्टक कैसे हो गया भाई। हेलो हेलो,
ये क्या हो गया है? भानु, हेलो। हाँ भानु, क्लास कैसे बफर हो गई थी ये? नहीं, मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जस्ट अभी नेटवर्क ही देखा है बेटा। हाँ, अरे अब चल गई, क्या है, चल गई, चल गई बेटा, अब चल गई, चल गई। चल गई। हाँ, ठीक ठीक है भैया जी, ओके ओके। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, चल रही है अब। ठीक है, चलो। तो बेटा इसको ना हम, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हम जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है ना, हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निकालते हैं इस बात को। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हम निकालते हैं, ठीक है, इस बात को भैया जी। तो मतलब कहने का आशय यह है कि विधानसभा में जिसका बहुमत होगा, ठीक है, विधानसभा में जिसका बहुमत होगा, या आप ये कह लो कि जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या होगी विधानसभा सदस्यों की, ठीक है, वही, ठीक है, राज्यसभा में उस राज्य से सबसे ज्यादा बेटा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेगा। मतलब उस राज्य से सबसे ज्यादा राज्यसभा मेंबर्स उसी के पार्टी के होंगे। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है। बस मैंने अब बेटा यहां पर 31 या 33 में से कोई एक दिक्कत है यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई 31 सीट हो सकता है, 33 हो सकता है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने बस आपको इतना समझाया कि देखो बेटा ये अलग अलग विधानसभा है, ठीक है, और ये हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभाएं हैं, है ना भैया? कितनी? 403 विधानसभाओं के चुनाव हुए, ठीक है, भाजपा को बहुमत मिल गया, ठीक है। तो मोटा मोटी ये होता है कि 31 सीटों पर, या शायद 33 सीट है, तो उतने पर बेटा एक सदस्य राज्यसभा में, ठीक है, भेजा जाता है। इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर निकालते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एक लंबी विधि है, निर्धारित कर रखा है, 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर भाजपा के हिस्से में 210 सीटें आई, तो 210/31 कर दो, तो इसका मतलब है 210/31 अगर आप कर दोगे तो मोटा मोटा 70 के आसपास राज्यसभा में जो है, ठीक है, कितने हो गए बच्चे? 210/31 कर दोगे आप तो कितने हुए? मेरा गणित ज्यादा कमजोर है यार, ठीक है, 7 हुए यार, 7 हुए, हाँ 7 हुए, 210/31, हाँ, ठीक है, लगभग 7, ठीक है, आप ये मान के चलो। तो बेटा लगभग 7 के आसपास जो सदस्य हैं वो भाजपा के जाएंगे। कहां पर भैया जी? राज्यसभा में। वो कहां पे? राज्यसभा में भाजपा के जाएंगे। कितने में से? 31 में से। तो 31 में से इतने भैया जी भाजपा के होंगे, ठीक है, लगभग 7 के आसपास होंगे। अगर भाजपा की सीटें 210 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर ये बात आप मान के चलोगे, जिसको जितनी विधानसभा की सीटें मिलेंगी, ठीक है, वो उतने ज्यादा सदस्यों को राज्यसभा में भेजने का अधिकारी होगा। हाँ, 6-7 जो भी है बेटा वही जाएंगे, 70 नहीं, सॉरी माफ करना, 6 या 7, ठीक है,
चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। ऐसे ही हर एक राज्य के संदर्भ में होता है। ये जो सीटें निकलती है कि कितने सीटों पर एक सदस्य होगा, ठीक है ना, कितने सीटों पर एक सदस्य किस पॉलिटिकल पार्टी का होगा, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से निकालते हैं। यहां से 31 या 33 में से एक है, इसे मैं भूल रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। अब हम आ जाते हैं भैया जी संसद पे, ठीक है, फटाफट से यहां पर आएंगे। अब देखो आप सब लोग, ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा है। अब उच्च सदन राज्यसभा क्यों है, ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा के होने के पीछे रीजन ये है बेटा कि यहां पर, ठीक है, शिक्षित और गणमान्य, ठीक है, व्यक्ति इस सदन में होते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया कि भैया जी यहां पर शिक्षित और गणमान्य व्यक्ति होते हैं, हाईली, ठीक है ना, एजुकेटेड या हाईली क्वालिफाइड बंदे यहां पर होते हैं। अगर मान के चलिए कि राज्यसभा से जितने भी सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य निर्वाचित हैं, आप मान के चलो बेटा, वो सारे के सारे निर्वाचित सदस्य शिक्षित या गणमान्य नहीं है। लेकिन फिर भी जो 12 सदस्य हैं ना बेटा, जो 12 सदस्य हैं जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, भाई वो तो शिक्षित हैं ही, ठीक है ना, जो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं बेटा, वो तो शिक्षित हैं ही, वो तो गणमान्य हैं ही, ठीक है भाई, उनके पास तो, है ना, तो उनके पास तो कुछ ऐसा व्यक्तित्व है जो वाकई का सामान्य लोगों के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा इसलिए उच्च सदन है क्योंकि यहां पर शिक्षित या गणमान्य व्यक्ति है। लेकिन राज्यसभा इसके बावजूद भी दूसरा सदन क्यों है? दूसरा सदन ये है कि भैया जी ये एक अप्रत्यक्ष सदन है। अप्रत्यक्ष सदन है मतलब यहां के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, निर्वाचित है, निर्वाचित है, ठीक है। और राज्यसभा को हम राज्यों का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? हाउस ऑफ स्टेट्स। क्यों? क्योंकि यहां के जो सदस्य हैं ना, जो यहां के सदस्य हैं, ठीक है, उनको जनता की कुछ नहीं पड़ी, वो बेसिकली केंद्र से राज्यों के अधिकारों की मांग करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस संदर्भ में जो है ना, मतलब जो भारतीय संघवाद है, भारतीय संघवाद को बनाए रखना, भारतीय संघवाद को सस्टेन रखना, भारतीय संघवाद की रक्षा करना, कहीं केंद्र राज्यों के ऊपर हावी ना हो जाए, ठीक है, तो ये सब बेटा राज्यसभा जो है ना उस भारतीय संघवाद को बनाए रखती है कि कहीं केंद्र राज्यों के ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन ना करने लगे, कहीं केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून ना बनाने लग जाए, ठीक है, कहीं केंद्र राज्य के अधिकारों को अपने हाथों में ना ले ले, तो इसके लिए राज्यसभा है, ठीक है। तो इसलिए राज्यों का सदन है, इनको जनता से कुछ नहीं पड़ी क्योंकि इनको जनता ने नहीं भेजा, इनको, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं ने भेजा है, इनको राज्यों की विधानसभाओं ने भेजा है। क्लियर है? ये निम्न सदन क्यों है? ठीक है, क्योंकि यहां पर बेसिकली, ठीक है, सामान्य योग्यता या क्षमता वाले सदस्य होते हैं, यहां पर क्षमता वाले सदस्य होते हैं, इसलिए निम्न सदन बोला गया, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में बोला गया ना हाउस ऑफ कॉमन्स। क्यों बोला गया ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स? क्योंकि भैया जी वहां पर कॉमन लोग हैं, ठीक है, वो सामान्य योग्यता या क्षमता वाले सदस्य हैं, कोई विशेष गणमान्य या इस तरह का भैया नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर हमारे यहाँ लोकसभा भी है, सामान्य योग्यता एवं क्षमता वाले। आप देख लो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य हैं, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं अलीगढ़ के, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मैंने 1-2 बार लोकसभा पे देखे हैं। मैं लोकसभा कभी कभी देख लेता हूं, अब तो वो संसद टीवी हो गया है, पहले लोकसभा था, तो मैं उनको 1-2 बार देखता हूं। वो स्मृति ईरानी के पीछे बैठे रहते हैं, उनको स्मृति ईरानी से विशेष लगाव है, उनके पीछे बैठे रहते हैं। और किसी भी विधेयक पर कोई चर्चा हो रही है ना, और अगर भाजपा के अन्य सदस्यों ने ताली बजा दी तो वो भी पीछे बैठ के ऐसे ताली बजाते रहेंगे, बस और कुछ नहीं, बस उनका यही काम है, ऐसे, ठीक है ना, मेज थपथपा दी, ताली बजा दी। आज तक उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में कभी भी, ठीक है, सदन में कोई भी विचार अपना प्रस्तुत नहीं किया, बस स्मृति ईरानी के पीछे बैठते हैं। मैंने कई बार उनको देखा है और वहां पे बैठ के आराम से ताली बजाते रहते हैं, ठीक है, मस्त मजे में रहते हैं। हमको कोई टेंशन ही नहीं, जनता चुनी देती है, भाजपा के नाम पे वोट मिल ही जाता है, ठीक है, हिंदुत्व का एजेंडा है, हमको करना ही क्या है, ठीक है। ना तो हमें अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता की कोई समस्याओं के बारे में पड़ी, ना उनकी कोई समस्या है, ना उनके कुछ, ठीक है, मांगे हैं, हमको सदन में रखना ही नहीं है, और हमको पूरे देश को उन समस्याओं से अवगत कराना है ही नहीं, मतलब हमें कोई मतलब नहीं कुल मिला के।
क्लियर है? तो ये वाली बात है। लेकिन वो उसके बावजूद भी भैया जी प्रथम सदन है। क्यों है प्रथम सदन? क्योंकि भैया जी वह जनता का सदन है, मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जो यहाँ के सदस्य होते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जो यहाँ के सदस्य होते हैं। तो यहाँ जो सदस्य होते हैं उनका जो अधिकार है ना, बेसिकली उनका जो कर्तव्य है यहाँ के सदस्यों का, तो वो जनता की मांगों को सदन में रखें, जिससे कि सदन के माध्यम से पूरे देश को, ठीक है, उस लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में पता चल सके। चलिए, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। अब ये जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए ये जो है ये जनता का सदन है। इसलिए क्या है बाबू, ये जनता का सदन है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो केवल समझाने के लिए था, ठीक है। अब ये वाला पेज समझाने के लिए था, तो इस वाले पेज का कोई मतलब है ही नहीं, हटाओ इसको, हटाओ, चलो ठीक है। आइए अब हम राज्यसभा की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं, फटाफट से आइए। सभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बेटा आर्टिकल 80 में दे रखा है, ठीक है। राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में है इसका उल्लेख जो है जी, 80 में है। अब क्या है आर्टिकल 80 में? तो जब हम राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र करेंगे भैया, तो दो चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है कि भाई राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। अधिकतम सदस्य संख्या जो हमारे संविधान में निर्धारित है, अधिकतम सदस्य संख्या जो हमारे संविधान में निर्धारित है। सबसे पहली चीज ये है भैया जी, अधिकतम सदस्य संख्या जो हमारे संविधान में निर्धारित है। और दूसरा है सर वर्तमान सदस्य संख्या। वर्तमान सदस्य संख्या, ठीक है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक है भैया जी अधिकतम सदस्य संख्या और दूसरा है वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है। तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है जी। राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या ये देखनी है। तो संविधान में बोला गया है कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 250 होंगी। अब इन 250 में से बच्चे 233 निर्वाचित होंगे, ठीक है। 250 में से 233 बेटा क्या होंगे? 233 निर्वाचित होंगे। कितने में से? 250 में से। मेरी बात समझ में आ गई कि 233 निर्वाचित होंगे। और भैया जी बाकी के बचे हुए, सॉरी 238 निर्वाचित होंगे। तो 238 निर्वाचित होंगे और बाकी के बचे हुए जो 12 होंगे, 12 मनोनीत होंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 250 में से 238 तो निर्वाचित होने हैं, हाँ 250 में से 238 तो निर्वाचित होने हैं, 12 मनोनीत होने हैं। अभी जो 12 मनोनीत होंगे ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। और जो 238 होंगे जो निर्वाचित होंगे ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित है। बेटा ये किसके द्वारा निर्वाचित है? विभिन्न राज्यों की, विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित है, विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित है। निर्वाचित है, ठीक है। तो भैया जी ये विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित है, ठीक है। जो इलेक्टेड है ये ऐसे इलेक्टेड है। अब ये जो मनोनीत है भैया जी ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। जो 12 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है।
आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में इनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति ऐसे ही सदस्यों को मनोनीत करेंगे, 12 सदस्यों को, जो या तो साहित्य या कला या विज्ञान या समाज सेवा से आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने थे तो वो किस विधा से आए थे? ठीक है, वो साहित्य से आए थे, कला से, विज्ञान से या समाज सेवा से? तो मोस्टली बच्चे ये प्रश्न पूछा भी गया है तो सब लोग कहने लगे कि नहीं वो तो कला से आए होंगे, क्योंकि क्रिकेट क्या है, कला है, स्पोर्ट्समैन है, ये भी एक कला होती है, सब में नहीं होती। ठीक है ना, वो कला से नहीं, समाज सेवा से आए थे, ध्यान रखना बेटा, समाज सेवा से। जी हाँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अधिकतम सदस्य संख्या 250, 250 में से 238 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे। जो 12 मनोनीत होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा होंगे, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आएंगे, टोटल 12। और जो 238 होंगे वो विभिन्न राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अब विधानसभा सदस्य, ठीक है, कैसे निर्वाचित करते हैं मैंने बता दिया। तो ठीक है ना, बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर यह नियत होता है कि भाई किसी भी राज्य की विधानसभा में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं, है ना भैया, ठीक है, सपोज इतनी सीटें मिली हैं, ठीक है, जैसे एक्स सीटें मिली हैं, तो वहां पर पहले से वो संख्या निर्धारित है कि भैया जी वो जो है ना, इतनी सीटों पर एक सदस्य को राज्यसभा में चुनकर भेज सकते हैं। इतनी सीटों पर एक सदस्य को भेज सकते हैं, वो राज्यसभा में चुन के भेज सकते हैं इतने, ठीक है, सीटों पर। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में आपको बताया, ठीक वही प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब आप ये मान के चलिए कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। वहां पे पहले से निर्धारित है कि सब, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जो है वो राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वहां पे पहले से ये संख्या निर्धारित है कि जैसे मान के चलिए सपोज दैट कि भाई एक्स सीट अगर मिल जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ठीक है, जैसे मान के चलिए इतनी सीटें मिल गई, एक्स सीटें मिल गई, तो एक्स सीट अपॉन वो जितनी सीटों पर एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकता है उसका डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आएगी, तो कहने का मतलब है वो पॉलिटिकल पार्टी इतने सदस्यों को राज्यसभा में भेज सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इतने सदस्यों को राज्यसभा में भेज सकती है। वो निर्धारित करता है कि उनको कितनी सीटें विधानसभा में मिली है। कतई जहरीला समझाते हो गुरु। चलो, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये मैंने समझा दिया है ना। वो 31 या 33 में से कुछ है, बस मेरा उद्देश्य आपको समझाना था। अब हम वर्तमान सदस्य संख्या पे आएंगे। तो बेटा वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। अब 245 में से वही होगा बेटा, 233 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे, 12 मनोनीत होंगे। बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 245 में 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब यहां पर देखो, ठीक है, ये जो 233 निर्वाचित हैं, ये 2 यूटी से भी हैं, 2 यूटी, ठीक है, जिनके पास विधानसभा है, 2 यूटी जिनके पास विधानसभा है बेटा, वो भी क्या करेंगी? अरे बोलो ना, 2 यूटी जिनके पास विधानसभा है वो क्या करेंगी? वो भी अपने विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा में मेंबर्स भेजेंगी। और वो 2 यूटी कौन कौन सी होंगी बेटा? एक होगी आपकी एनसीटी दिल्ली, ठीक है, एक यूटी एनसीटी दिल्ली होगी, और दूसरी यूटी पुदुचेरी होगी। अब कोई मुझे बताए फटाफट से कि पुदुचेरी से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और एनसीटी दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, मुझे प्लीज कोई बताए। हाँ बेटा, सबकी सीट अलग अलग है, सबकी सीट अलग अलग है, ठीक है, वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, सबकी सीट अलग अलग है। बताओ मुझे कोई। नहीं भाई 13 पे नहीं हो, 13 तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने एस 403 डिवाइड बाई 31 कर दिया होगा कि भाई उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें जो है वो 403 है, तो आपने ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, ये ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं निकलता ये। अरे मत लगाओ तुम अपना दिमाग, वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे होता है, उसे आपको नहीं समझना, ठीक है, ध्यान रखना। कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं समझा दूंगा आपको। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। चलो,
सब बच्चे कितने होशियार हैं, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, एनसीटी दिल्ली से 3 सीटें राज्यसभा में जाती हैं और पुदुचेरी से 1 सीट राज्यसभा में जाती है, बहुत अच्छे। ठीक है, और बाकी के 12 मनोनीत है जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से जाते हैं। बाकी के 12 मनोनीत है जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से जाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आते हैं राज्यसभा की संरचना को हमने देख लिया, अब हम आते हैं भैया लोकसभा की संरचना पर। लोकसभा की संरचना पर आते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 81 में दे रखा है। वही बच्चे लोकसभा संरचना में वही 2 चीजें, एक तरफ अधिकतम सदस्य संख्या और एक तरफ वर्तमान सदस्य संख्या। अब यहां पर बड़ा डिस्प्यूट है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है, और वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या और वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है, अब मुन्ना यहां पर देखो तुम लोग। ठीक है, ये जो अधिकतम सदस्य संख्या है लोकसभा में, ये 552 निर्धारित की गई है। कितनी बेटा? 552। 552 में से 2 एंग्लो इंडियन होंगे, 2 एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है, एंग्लो इंडियन होंगे 2। हे डिजिटल बोर्ड, तुम आज क्यों इतना हैंग कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई शिकायत है? चलो, तो 2 एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एंग्लो इंडियन का सीधा सा मतलब है, बड़ा सिंपल सा मतलब है सर, ठीक है ना, जिनकी माता जो हो वो भारतीय मूल की हो, भारतीय मूल की हो, और जिनके पिताजी जो हो वो अंग्रेज मूल के हो, तो उनसे उत्पन्न बच्चे। राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है, राहुल गांधी के केस में उल्टा है। राहुल गांधी की माता अंग्रेजी मूल की है, पिता भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मुन्ना 2 एंग्लो इंडियन, अधिकतम सदस्यों में 552 आज भी है, 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था आज भी है, 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था। ठीक है, अब बच्चे 550। अब ये जो 550 है, ये 550 आपके यूटी प्लस राज्य दोनों से आएंगे, यूटी प्लस राज्य दोनों से आएंगे। ठीक है, अभी जो 550 है ये यूटी प्लस राज्य दोनों से आएंगे। अगर ये दोनों से आएंगे तो भैया राज्य से कितने आएंगे? राज्य से अधिकतम 530 आएंगे और यूटी से अधिकतम कितने आएंगे? 20 आएंगे। टोटल हो गए 30 और 20 550। ठीक है, तो ये है सिस्टम। अब वर्तमान में आओ, ठीक है ना, वर्तमान में जियो बेटा। वर्तमान में, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है भैया जी वो है 543। क्यों 543? लिए क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन है नहीं, 2 एंग्लो इंडियन है नहीं। हमने 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को कर दिया समाप्त कि भाई तुम जाओ बाहर में, इंडियन की व्यवस्था को हमने कर दिया समाप्त। ठीक है भैया जी, कौन से में? 104 में, 103 में संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 103 में ही है ना बेटा? मुझे बताना, एक बार कंफर्म करना। 103वां संविधान संशोधन है ना, जिसके माध्यम से हमने एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त किया है, कि 104 माह है। 103 माह तो ईडब्ल्यूएस, माफ करना, 104 माह है। ठीक है, 104 माह। चलिए, तो 104 में संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चे हमने क्या किया? 104 में संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, हमने उनके मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हमने उनके मनोनयन की व्यवस्था को क्या कर दिया बाबू? समाप्त कर दिया। 104 ही है, जी हाँ, 104 में संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है ना। अब ये व्यवस्था जो थी ना हमारे संविधान में जब शामिल की गई थी, ये आर्टिकल 331 में इसका प्रावधान था। किसमें बेटा? ये ध्यान रखना, आर्टिकल 331 में इसका प्रावधान था। किस आर्टिकल में सर? आर्टिकल 331 में इसका प्रावधान था। और ठीक है, इन 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करेंगे? राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ठीक है, इनको मनोनीत करने का, इनको नॉमिनेट करने का जो अधिकार था वो राष्ट्रपति को था। वो तब था जब उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो, और हर 10 वर्ष बाद इस व्यवस्था को रिव्यू किया जाना था।
और अगर लगता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है तो ये व्यवस्था समाप्त हो जानी थी। ठीक है, ऐसे करके चलती रही बेटा। ठीक है, और कुल मिलाकर 2019 के लास्ट में 2020 में हमने 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है ना, इसको अब खत्म कर दिया कि भाई अब ये व्यवस्था नहीं होगी। अब भैया दो है नहीं, तो अब ये कितने हैं, 543 है। अब इन 543 में से, ठीक है, वर्तमान में राज्यों से कितने आते हैं, यूटी से कितने आते हैं ये देख लेते हैं। तो यूटी से आते हैं 19, अगर यूटी से 19 आएंगे तो राज्यों से कितने हो गए, 524। बस, यूटी से अगर 19 आएंगे तो राज्यों से कितने हो गए बेटा, 524। अब जो यूटी से 19 आते हैं, यूटी कौन कौन सी यूटी है भैया, एक बार बताना मुझे, कौन कौन सी यूटी है। तो सबसे पहले है आपकी एनसीटी दिल्ली, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली। और ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली जो यूटी, इसमें क्या है भैया, इसमें विधानमंडल भी है। इस यूटी में अपना स्वयं का विधानमंडल भी है। और इसका हमने नाम भी बदला, क्या किया, इसका नाम हमने एनसीटी दिल्ली किया, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली किया। ये हमने किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया, कोई मुझे बताए प्लीज, कोई भी। तो सर ये हमने 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से किया, 1992 में संशोधन 1992 में किया हमने। एनसीटी दिल्ली, ठीक है। दूसरा है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी में भी बेटा क्या है, पुद्दुचेरी में भी विधानमंडल है, ध्यान रखना। पुद्दुचेरी में भी बाबू क्या है, विधानमंडल है। तो यहां पर जो हमने विधानमंडल की व्यवस्था की है, यहां पर हमने विधानमंडल की व्यवस्था की है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से, संशोधन 1962 के माध्यम से, 62 के माध्यम से, ठीक है भैया। दो हो गए, एनसीटी दिल्ली हो गया और पुद्दुचेरी हो गया। अब एनसीटी दिल्ली और पुद्दुचेरी हो गया, अब इसके बाद तीसरा चलते हैं आपका अंडमान एवं निकोबार, निकोबार। अगला लक्षद्वीप, अगला भैया आपका, ठीक है ना, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। अगला सर लद्दाख। अच्छा, जम्मू एवं कश्मीर में भी विधानमंडल है, लेकिन अभी उसके चुनाव नहीं हुए है बेटा। यहां पर भी विधानमंडल, लेकिन चुनाव नहीं हुए, ठीक है। कल जम्मू कश्मीर विधानमंडल के लिए बेटा एक विधेयक आया था, और अमित शाह ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है जवाहरलाल नेहरू को, आपने सुना होगा। एक बात बताओ यार, जवाहरलाल नेहरू को आप खरी खोटी सुना देते हो, ठीक है। कमियों को बड़ा आसान होता है गिनाना, किसी की कमियों को आप गिरा दो, चलो ठीक है, कश्मीर मुद्दे पे, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजिकल भूल हुई, लेकिन पता है यार, जवाहरलाल नेहरू का हमारे देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। टारगेट करके आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बना सकते हो, टारगेट करके, आप टारगेट करके बेटा, अगर जैसे आजकल क्या है, सोशल मीडिया पीआर का जमाना है, ठीक है। अगर मेरे पास एक मेरी पीआर टीम है, 2-3 लोग हैं मेरे पास जो हर समय मेरे साथ है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सुबह से शाम तक एक आध दो पुण्य के काम तो करता ही हूँ, मैं करता ही हूँ एक आध दो पुण्य के काम। जैसे मैं घर पे होता हूँ, मेरा आज भी बच्चे ये है कि मैं अपने मम्मी पापा के पैर छूता हूँ, मतलब सुबह सबसे पहले जग के, और मैं 7 दिन में एक बार जाऊं, महीने में एक बार जाऊं, या कभी भी मैं एक बार जाऊं, ठीक है ना, इस बात की गारंटी है। मैं मतलब आपको, चलो मैं बोल देता हूं कि मैं अपने मम्मी पापा के पैर दबाए बिना सो नहीं सकता, चाहे मैं 5 मिनट को दबाऊं सांकेतिक रूप से, लेकिन मैं अपना जो कर्तव्य, अब यही मेरी पीआर टीम है, इसको कैच कर ले, कैप्चर कर ले, इसकी वीडियो बना ले, डाल दे सोशल मीडिया पे, तो आप लोग क्या सोचोगे बताओ, दिग्विजय सर कितने अच्छे हैं। मैं भी जब ट्रैफिक सिग्नल वगैरह से निकलता हूँ तो कोई आता होगा तो मैं उसे कुछ ना कुछ तो देता ही हूँ, कई बार मैं खाना भी खिला देता हूँ, भंडारे भी करवाता हूँ। अब इसी का वीडियो बन जाए, इसी का फोटो बन जाए तो ठीक है, ठीक है। तो किसी की अच्छाइयाँ, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, सब अच्छे होते हैं। अब आप उसी को जो है ना कैमरे में कैप्चर करके वीडियो बना के डाल दो, आपको अच्छा ही लगेगा। और हर एक आदमी दिन में गलत काम भी करता होगा, बुरे काम भी करता होगा, कुछ गलती भी होती होंगी, जैसे कोई स्मोकिंग भी करता है, कोई तम्बाकू भी खाता है, शराब भी पीता है, बस समझ में आ रही है। लेकिन वो अपने उस पक्ष को नहीं दिखाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो पक्ष दिख जाएगा तो लोग क्या समझेंगे कि देखिए कितना बुरा आदमी है, ठीक है ना। तो आप कमियों को गिनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन देश के निर्माण में उनका योगदान है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सही भाई। चलिए,
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हुआ। 14वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, चलिए 1 2 3, अच्छा अभी तो और बचे हैं। ठीक है, अब चंडीगढ़ रह गया आपका, चंडीगढ़ की यूटी है। ठीक है, अब आपको पता है दमनदीप और दादर नागर हवेली एक हो चुके हैं, अब एक हो चुके हैं, अब है ना, एक हो चुके हैं। 26 जनवरी को एक हुए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल। चलिए, दमनदीप दादर नागर हवेली से बेटा 2 सदस्य लोकसभा में, चंडीगढ़ से 1 सदस्य। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य, लद्दाख से 1 सदस्य, लक्षद्वीप से 1, अंडमान निकोबार से 1, ठीक है, पुदुचेरी से 1, ठीक है, दिल्ली से 7, गिनना 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 5 16 और 1 17 और 2 19, टोटल 19 सदस्य हो गए बेटा। उन्नीस सदस्य हो गए। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि भैया जी, ठीक है ना, लोकसभा से जो यूटी से कितने सदस्य हैं, 19 वर्तमान में, राज्यों से 524 है, 524 है। ठीक है मुन्ना, चलो इसी के साथ ठीक है आपकी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से। मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा में सदस्य कैसे जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी। राज्यसभा लोकसभा की संरचना मैंने बता दी, संसद का मैंने आपको गठन बता दिया। ठीक है ना बच्चे, चलो यार एक और बात बच्चों, देखो सुनो सुनो, कितने बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, एक बात सुनते हुए जाओ, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इंस्टा पे फॉलो जरूर करना है यार। ठीक है ना, मेरे फॉलोअर कम है, मुझे फॉलोअर अपने बढ़ाने हैं इंस्टा पे। ठीक है, आप दिग्विजय सर सर्च कर लेना, आपको मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, आपकी ग्लो स्किन का फॉर्मूला क्या है वो इंस्टा पे पता चलेगा। ठीक है, मुझे अब बढ़ाने हैं अपने फॉलोअर। ठीक है, चलो ठीक है, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है।